हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है। प्रीवियसली इन पार्ट 3 वी हैव अंडरस्टूड जीन, जीनोम एंड जीनोमिक्स in addition to cloning, and that is where we had concluded our topic. In this video, we are going to know about pharmacogenomics, which has been a trend in genomics. In addition to that, we'll see what is triple parent baby. We'll try to understand what is surrogacy and Surrogacy Regulation Act 20 and 20. Let's begin. Pharmacogenomics. The reason why I have included this pharmacogenomics as a topic here is that it has been there in news for quite a while now. So I wanted you people to be familiar with pharmacogenomics. So अगर हम देखें pharmacogenomics एक टर्म है जो कि कॉम्बिनेशन है फार्मास्यूटिकल्स एंड जीनोमिक्स का। फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा साइंस है जिसमें फार्मेसी और जीनोमिक्स आपस में मिल के काम करते हैं और ऐसे मेडिसिन तैयार करते हैं जिनको हम बाद में क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि बेस बनाता है फार्माकोजेनोमिक्स का, वो मतलब ये कि फार्माकोजेनोमिक्स सिर्फ और सिर्फ इसी आर्ग्यूमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। दिस आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स द बेस फॉर द फार्माकोजेनोमिक्स। और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, वो ये है कि एक ही स्टिमुलाई के प्रति हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। यानी कि अगर आप 5 बंदे हैं, हर एक बंदे को आपने थप्पड़ मारा तो 5 बंदों में से 2 का रिस्पॉन्स एक जैसा होगा, एक का एक जैसा। एक तो आपको वापस थप्पड़ मारेगा, 10 मारेगा एक के बदले। 2 बंदे तो थप्पड़ खा के निकल जाएंगे और 3 बंदे धरने पे बैठ जाएंगे। समझ रहे हो? तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक ही स्टिमुलाई दिया आपने सारे बंदों को, यानी कि एक ही थप्पड़ मारा, बट हर एक बंदे ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया टू दैट स्टिमुलाई। सो ये मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट और दिस इज़ द बेसिस ऑफ दिस फार्माकोजेनोमिक्स कि एक ही स्टिमुलाई के प्रति हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है एंड देयरफॉर जीनोमिक इन्फॉर्मेशन शुड बी द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। ऐसे ही हर एक मेडिसिन जब आप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एडल्ट को देते हो, एक ही मेडिसिन, आपने किसी के सर दर्द हो रहा है तो आपने पैरास्टामोल की गोली दी, तो पैरास्टामोल की गोली के प्रति जो रिस्पॉन्स रहेगा उस पेशेंट का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? वो बंदा उस पैरास्टामोल की गोली से ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर एक बंदे का जीनोम सीक्वेंस या हर एक बंदे का जो जीनोम है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इस वजह से उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा टुवर्ड्स द इनकमिंग मेडिसिन वो डिफरेंट रह सकता है। सो इसी वजह से फार्माकोजेनोमिक्स में हम कोशिश करते हैं एक बंदे का जीनोम सीक्वेंसिंग देखने के बाद उसको उसकी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देने की। समझ रहे हैं? तो अब देखो, फार्माकोजेनोमिक्स के 2 चैलेंज हैं। एक तो आपको जीनोमिक इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे पॉपुलेशन का पता होना चाहिए टू मेक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर देम। यानी कि अगर आपके घर में 5 लोग बीमार हैं, आप अब उनको एक ही पैरास्टामोल की गोली से ठीक नहीं कर सकते। आपको हर एक बंदे के लिए पैरास्टामोल की गोली तो चाहिए, बट उसमें किस परसेंटेज में पैरास्टामोल होना चाहिए वो डिपेंड करेगा उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग या उनके जीनोम पे। सो इस फार्माकोजेनोमिक्स में अब जो पहला चैलेंज है दैट इज़ आपको एक एक एडल्ट की या एक इंडिविजुअल की जीनोमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए टू मेक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरा चैलेंज क्या है कि दूसरा चैलेंज ये है कि एक ही मेडिसिन के आपको लाखों डोज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखो पैरास्टामोल की गोली तो बनाई थी आपने, एक बंदा एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको उसी गोली के इतने सारे वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। बट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। फार्माकोजेनोमिक्स को हम फ्यूचर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। चलो आगे और समझते हैं। इस पिक्चर में आप फार्माकोजेनोमिक्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, यूजुअली क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आप एक ही मेडिसिन पूरी पॉपुलेशन को देते हो। अगर हर किसी को सर दर्द हो रहा है तो सारे के सारे लोगों को पैरास्टामोल दे दो। ऐसे ही अगर आप पर्सनलाइज्ड अप्रोच में देखोगे, आप हर किसी को वही मेडिसिन नहीं देते हो, बल्कि आप क्या करते हैं, इसमें हम नॉन टारगेटेड मेडिसिन देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। यानी कि अगर आपके पास 6 बंदे हैं, 6 बंदों में आप 6 बंदों को आपने एक ही मेडिसिन दी, तो आप देख रहे हो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया वो 2 से आया,
नो इफ़ेक्ट दिखाया इसने 2-3 लोगों में, और एक बंदा तो उल्टा उस मेडिसिन से बीमार हो गया। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसी वजह से अगर आपने देखा हो, डॉक्टर के पास लोग जाने के बाद ये बोलते हैं कि भाई इस डॉक्टर की वजह से तो मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई बोलता है यार बहुत अच्छा है, कोई बोलता है मैं तो उल्टा ज़्यादा बीमार हो गया। अब ये जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का हमने जीनोम सीक्वेंसिंग किया, और उस जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद अब हम इस पॉपुलेशन में किसी को उसी मेडिसिन का फुल दे देते हैं, किसी को आधा ही दे रहे हैं, किसी को 2 टेबलेट्स दे रहे हैं, किसी को ये टेबलेट रिकमेंड ही नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, उस पॉपुलेशन का, अगर हम इन 6 लोगों को देखें, 6 के 6 लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं इस मेडिसिन को, जो हमने मेडिसिन दिया आफ्टर दिस जीनोमिक्स, आफ्टर दिस फार्माकोजेनोमिक्स या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हम फ्यूचर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। आई होप आपने ये समझ लिया हो। ये जो कि एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, तो मैंने सोचा आपको समझ आना चाहिए, आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए इसकी कि हमारा मेडिसिन कहाँ जा रहा है आने वाले टाइम में। सो दैट्स ऑल इन दिस फार्माकोजेनोमिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ट्रिपल पेरेंट बेबी। देखो, अभी तक आपने ये सुना होगा कि एक बच्चा सिर्फ 2 लोगों से पैदा होता है, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जिसमें एक बच्चे के 3 पेरेंट्स हो। अब ये इसी टॉपिक को, जिसमें एक बच्चे के 3 पेरेंट्स हो या एक बच्चे के अंदर 3 अलग अलग एडल्ट्स या इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मेकअप हो, उसको हम ट्रिपल पेरेंट बेबी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोनिंग की बात करें, उसमें हमने देखा दैट इज़ बेस्ड ऑन सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब वो कैसे है वो आपने पहले देख रखा है क्लोनिंग में। और अगर हम ट्रिपल पेरेंट बेबी की बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें चल रही है यहाँ पे। दैट इज़ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र। देखो भाई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ फादर आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ कन्फाइंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, genetic material of father is confined to nucleus when fertilization takes place. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। It never reached the mitochondria as such. Mitochondrial DNA is transferred from the mother to the child and no role is played by father in it. जो ये mitochondrial DNA है, that is directly transferred from the mother to the child and no role is played by father in it. क्योंकि father का जो genetic material था, that was confined to nucleus only. So out of 20,000 genes, यहाँ पे 20,000 हैं। In humans 37 genes are determined by mitochondrial DNA। 37 जीन्स ऐसे हैं जो कि डिटरमाइन होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सिर्फ और सिर्फ मदर से सोर्स होता है। मदर्स आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी फादर इन दैट केस, बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल फादर्स का होता है दैट इज़ कन्फाइंड टू न्यूक्लियस। सो जो ये 37 जीन्स हैं दैट आर डिटरमाइंड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विच मे और मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंडनेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। चलो इसको और ईजिली समझते हैं। पहली बात, हमारे पास 3 पेरेंट्स होते हैं, 1 मदर, 2 फादर, 3 अगेन मदर। सो 1 फादर और 2 मदर्स होते हैं ट्रिपल पेरेंट बेबी में। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, मदर से ओवम लिया, फादर से स्पर्म लिया, उनको हमने फर्टिलाइज़ कराया लैब में। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्टिलाइज सेल। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, 3rd मदर यानी कि जो डोनर मदर है हमारे पास, उसकी हमने एक सेल ली और उस सेल को हमने क्या किया, उस सेल के डीएनए को हमने या उस सेल के न्यूक्लियस को हमने रिमूव किया, या उसका मतलब डिन्यूक्लिएट किया उसके एग सेल को। ठीक है ना। तो 2 स्टेप्स हमने देखे। पहले स्टेप में हमने पेरेंट 1 एंड 2 उनका फर्टिलाइजेशन कराया लैब में, और आपको पता है पेरेंट 1 यानी कि मदर 1 के अंदर फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो 37 जीन्स है, those 37 genes are responsible for blindness and heart diseases in the upcoming child. So इस वजह से हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स ना हो आने वाले बच्चे में, हम इस सेल को डिस्कार्ड करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ हम न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो पहले स्टेप में हमने ये न्यूक्लियस ले रखा था। दूसरे स्टेप में हमने डोनर जो हमारे पास 3rd मदर थी, उसके एग सेल से हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया और उसके अंदर ये पेरेंटल जीन्स को इन्यूक्लिएट किया। अब ये सारा सेटअप बनने के बाद, अब हम इन्यूक्लिएशन के बाद इसी रिकॉन्स्ट्रक्टेड एम्ब्रियो को हम प्लांट करते हैं बैक इनटू मदर 1
or it could be implanted in mother 3 also. So no matter, जो भी हमारी सरोगेट मदर होगी उसके बाद उसके अंदर इम्प्लांट करने के बाद एक नॉर्मल बेबी बॉर्न होता है जिसके अंदर जेनेटिक मेकअप होता है एक फादर का और 2 मदर्स का. जो मदर 1 है उसके अंदर जो डीएनए रहेंगे दैट वुड बी इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो मदर 3 है द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वुड बी कमिंग फ्रॉम दैट पेरेंट. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ a baby born would be having 3 parents. ऑलराइट, सो यहाँ पे और एक चीज़ समझ लीजिए. तो यहाँ पे यही चीज़ को और स्टेप वाइज हमने देखा है. सो इसको आप खुद देख लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. यूपीएससी सीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं. एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशंस ऑफ जीन्स of DNA sequence on a chromosome. How does this knowledge benefit us? तो जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोमिक्स के बारे में ये बता रहा है कि ये हमें किस हद तक बेनिफिट कर सकती है ये नॉलेज DNA सीक्वेंसिंग की. ऑलराइट, सो इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइवस्टॉक. It is possible to understand the causes of all human diseases. It is possible to develop disease-resistant animal breeds. अब इसमें से हमें देखना है which of the given statements are correct. क्या लगता है आपको? जहाँ तक हम इस क्वेश्चन की बात करें इसके तीनों के तीनों आंसर सही है. This genomics will definitely help us to understand the pedigree of livestock, understand the causes of all human diseases, and beyond that, it's very much possible to develop these disease-resistant animal breeds. So आगे explanation देखते हैं इस क्वेश्चन की. अगर आपको पता हो DNA सीक्वेंसिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस. कौन है वो? A, G, C, T, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, विच मेक ए स्ट्रैंड ऑफ DNA यानी कि deoxyribonucleic acid. Now this knowledge of knowing the sequence has numerous applications in the medical diagnosis, biotechnology, forensic biology, biological systematics. Hence, through this knowledge, it is possible to know the pedigree of livestock, understand causes of all human diseases, and develop disease-resistant animal breeds. Hence, all of the statements are correct. आगे समझ? So our next topic here for today is surrogacy. Surrogacy अगर हम विकिपीडिया की डेफिनेशन से देखें तो ये एक अरेंजमेंट है जो कि ऑफन सपोर्ट किया जाता है बाय लीगल एग्रीमेंट वायर बाय ए वोमन, एक औरत जिसको हम सरोगेट मदर भी बोलते हैं, शी एग्रीज टू बेयर ए चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन, ओके, हु विल बिकम द चाइल्ड्स पेरेंट आफ्टर बर्थ. ठीक है, तो ये जो सरोगेसी है ना, there are 2 major methods of this surrogacy. One is traditional surrogacy, second is gestational surrogacy. अब ये traditional surrogacy और gestational surrogacy में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे ऊपर से समझ जाइए. देखो, traditional surrogacy में क्या होता है, एक वोमन सरोगेट को लिया जाता है और उसी वोमन सरोगेट का एग सिलेक्ट किया जाता है और उस वोमन सरोगेट के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो पहली बात. दूसरा जो है वो है गेस्टेशनल सरोगेसी. इसमें क्या है, बाहर से ही पहले हमारे पास कपल होता है जिनका फर्टिलाइजेशन, जिनसे हम एक से स्पर्म लिया, एक से ओवम लिया, उनका फर्टिलाइजेशन कराया. उस फर्टिलाइजेशन वाले एग को बाद में उस फर्टिलाइजेशन वाले जाइगोट को बाद में हम ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ दिस सरोगेट मदर. सो उसके बाद ये सरोगेट मदर चाइल्ड बियर करती है इस कपल का. ठीक है, इस केस में एक ही बंदे का जिसका स्पर्म लिया उसका चाइल्ड है, और इस केस में कपल जो बाहर से जिससे हमने एगो स्पर्म लिया और जिससे हमने बाहर से जाइगोट बना के लैब में जाइगोट तैयार करके उसको हम IVF भी बोलते हैं,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाहर टेस्ट ट्यूब में ही हम पहले फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट को बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है into the endometrium of this surrogate mother. Now, in terms of monetary value, the surrogacy is of two types. One is altruistic, second is commercial. Altruistic surrogacy में क्या होता है? The surrogate mother will not be paid for becoming this surrogate mother. And in case of this commercial surrogacy, the surrogate mother will be doing that only for gaining some money out of it. All right? Okay. Now, this surrogacy comes within a broad category known as assisted reproductive technology. And this assisted reproductive technology is a subject that involves procedures used primarily to address infertility. अब ऐसे procedures को use किया जाता है जैसे कि IVF, in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection, this ovum or sperm donor, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer, ये सारे procedures use किए जाते हैं प्राइमरीली टू एड्रेस इनफर्टिलिटी. अब देखो, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में यूजुअली मैनिपुलेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स या दोनों का इनसाइड द लैब. अब इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर इंक्लूडेड है, दैट इज़ वो पहला हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और ओवम जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट भी बनता है और इस ब्लास्टोसिस्ट को बाद में सरोगेट मदर के वोम में ट्रांसप्लांट किया जाता है. दिस इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले बाहर ही फर्टिलाइजेशन को होने देते हैं और इवन ब्लास्टोसिस्ट को भी बनने देते हैं, बाद में ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर के वोम में डाला जाता है. दूसरा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इस केस में क्या होता है कि हम जो ये हमारा स्पर्म है दैट विल फर्टिलाइज ओवम टू फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट जो ही बना उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाता है वोम के अंदर. अब यहाँ पे आप ये बात याद रखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या फ़र्क है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम जाइगोट बनने के बाद उसको ब्लास्टोसिस्ट भी बनने देते हैं, उसके बाद हम वोम में ट्रांसफ़र करते हैं. बट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम जाइगोट बनने के तुरंत बाद, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना होता है, जाइगोट जो ही बना उसको हम इमीडिएटली ट्रांसफ़र करते हैं हमारी सरोगेट मदर के वोम में. ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है स्पर्म या ओवम डोनर. स्पर्म डोनर तो पता है, आपने विकी डोनर देखी होगी मूवी, इसी कॉन्सेप्ट पे बस बनी थी वो मूवी जिसमें स्पर्म डोनर था वो विकी, तो आपको तो पता ही है ऐसे डोनर्स होते हैं स्पर्म या ओवम के. अब है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. गैमेट्स प्लेस किए जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, इसके बाद जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. इसमें क्या करते हैं हम, जाइगोट को प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर और उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है वोम्ब में. ठीक है, दैट इज़ नोन एज ZIFT और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र को बोलते हैं GIFT. ठीक है, अब अगर हम देखें लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सरोगेसी, द लिटरल मीनिंग ऑफ सरोगेसी इज़ टू हैव ए वोम ऑन रेंट. To regulate surrogacy, guidelines were issued in the past by Indian Council of Medical Research and Ministry of Home Affairs. Now, the Surrogacy Act 2020 is there to set out a clear framework for surrogacy. अब ये Surrogacy Act 2020 कैसे जन्म में आया और क्या क्या इसके regulations है, हम वो देखते हैं आगे. चलिए, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 को समझने से पहले हम पहले सरोगेसी की क्या कंडीशन है इंडिया में वो समझते हैं. देखो, ऐसा माना जाता है वोम ऑन रेंट इन इंडिया, वो इंडस्ट्री को 445 बिलियन इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में एज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स. 7,000 से 8,000 क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली इलीगल है, जो कि असिस्ट करते हैं सरोगेसी को. 1 से 4 लाख रुपए मिलते हैं सरोगेट मदर को मोस्टली. USA में $1 लाख लगते हैं सरोगेसी के, ऐसे ही जो कि यहाँ के 72 लाख रुपीज़ है. थाईलैंड में लगते हैं $52,000, ऐसे यूक्रेन में लगते हैं $49,950, जॉर्जिया में $49,950, हमारे इंडिया में $47,350 और मेक्सिको में $45,000. देखो, हमारे इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट पैसे लगते हैं सरोगेसी के. सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020. देखो, इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर कौन कौन बंदा ऑप्ट कर सकता है फॉर सरोगेसी.
Indian citizens who have married for at least 5 years. Women should be aged 30 to 50 years and man 26 to 55 years. Couple should not have any surviving child, biological, adopted or surrogate, except one who is mentally or physically challenged or suffers from a life threatening disorder or fatal illness. ये वो लोग हैं जो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और बच्चा हासिल कर सकते हैं. उसमें क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. लड़की का होना 23 to 50 और मैन का होना 26 to 50. ठीक है. कपल शुड नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड. कपल का अपना कोई बच्चा नहीं होना चाहिए. एक ही कंडीशन पे हो सकता है, अगर वो बच्चा जो उनके पास है वो फिज़िकली चैलेंज्ड है या लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है उस बच्चे का जो उनका अपना ऑलरेडी बच्चा है. ठीक है. सो हु कैन बी ए सरोगेट मदर. अब सरोगेट मदर कौन बन सकता है? एक क्लोज रिलेटिव बन सकता है किसी भी बंदे का. दूसरा, ए मैरिड वुमन विद चाइल्ड ऑफ हर ओन एज 25 to 35. ऐसी कोई भी औरत, ठीक है, जिसका एक बच्चा अपना हो या जिसके और भी बच्चे अपने हो और जिसकी एज 25 से 35 ईयर ओल्ड की हो वो. शी कैन बी ए सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम. और वो एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है. शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट. ऐसी औरत जो सरोगेट मदर बनना चाहें शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट. ओके, ये तो रही बात कौन सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकता है और कौन सरोगेट मदर बन सकता है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी. इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 आया था ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया और कमर्शियल सरोगेसी को टोटली डिनाई किया गया, इसको बैन कर दिया गया. ठीक है. तो ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है? नाउ दिस ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बियर्स अ चाइल्ड फॉर एन इनफर्टाइल वुमन और कपल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी गेन इन रिटर्न. तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता, अपनी मर्जी से ये लड़की सरोगेट मदर बनती है विदाउट एनी मॉनेटरी गेन्स. और अब देखो जो है हमारा कमर्शियल सरोगेसी, जिसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, वो क्या है? इट्स अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और कपल पेज ए फी टू ए वुमन इन एक्सचेंज फॉर हर कैरिंग एंड डिलीवरिंग ए बेबी. ठीक है. एक ऐसी सरोगेट मदर को पैसे मिलते हैं वो बेबी कैरी करने के. एट बर्थ द चाइल्ड इज टर्न्ड ओवर टू द इंडिविजुअल और कपल ईदर प्राइवेटली और थ्रू ए लीगल अडॉप्शन प्रोसेस. तो बच्चा पैदा होने के बाद वो डायरेक्टली इस कपल को मिलता है या लीगली या चुपचाप इस कपल को वो बच्चा मिलता है फ्रॉम दिस सरोगेट मदर. दैट इज़ कमर्शियल surrogacy. This has been banned under this act and this is allowed. Altruistic surrogacy is allowed. Now what makes India attractive for foreigners seeking a child? देखो foreigners usually attract होते थे towards India for this surrogacy. Now because of the fact India usually बाकी country से cheaper था और यहाँ पे बहुत सारे मशरूमिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक्स थे, IVF क्लिनिक्स, जो कि आपने देखा 7,000 से 8,000 क्लिनिक्स, जो कि माना जाता है इलीगल क्लिनिक्स है. और इंडिया में देयर वाज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अवेलेबिलिटी ऑफ विलिंग वुमेन वाज वेरी हाई इन केस ऑफ इंडिया. अब कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके अंदर सरोगेसी इज़ कम्प्लीटली बैन? जर्मनी, नॉर्वे, इटाली, स्वीडन और सिंगापुर. और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके अंदर ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है? जैसे कि अब इंडिया में भी सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है. ऐसे ही कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, Greece, Denmark, some Australian states and Netherlands. These are some countries where altruistic this surrogacy is allowed, and there are some countries where this surrogacy is completely banned. That is Germany, Norway, Italy, Sweden और Singapore. ठीक है. चलो यहाँ तक आपने देख लिया. देखो ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से हमारे इंडिया में ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट का आना बहुत ही ज़रूरी हो गया था. पहली बात, एक केस था जिसका नाम मांझी यमाडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था. देखो एज़ पर जो पुरानी हमारी गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस के बिना पर जो सिंगल पेरेंट्स थे दे वर नॉट अलाउड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू सरोगेसी. अब इस केस में क्या हुआ, इस मांझी यमाडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, इस केस में क्या हुआ कि ये एक जापानीज़ कपल था, उन्होंने एक बच्चा कमीशन कराया. दे कमीशनड ए चाइल्ड फ्रॉम वन ऑफ द IVF क्लिनिक्स. उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों का डिवोर्स हुआ या वो सेपरेट हो गए. अब उनके सेपरेशन के बाद जब सरोगेट मदर ने उस बच्चे को जन्म दिया,
वो दोनों जो जो कपल ने ये कमीशन कराया था ये बच्चा, वो दोनों उसको डिनाई करने लगे। वो बोल रहा है तुम ले लो, वो बोल रहा है तुम ले लो, मैं नहीं ले रहा, मैं तो अब उसके साथ हुई नहीं। वो बोल रही है मैं नहीं ले रही, मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। अब ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल केस बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कस्टडी दी गई एक उनकी एक ग्रैंड मदर को, उस जो चाइल्ड पैदा हुआ था आउट ऑफ दिस सरोगेसी। लेटर ऑन उस चाइल्ड को कस्टडी दी गई थी किसकी, सॉरी, उस चाइल्ड की कस्टडी की। अब लेटर ऑन इस चाइल्ड की कस्टडी दी गई थी उसकी ग्रैंड मदर को, ठीक है। बट जापानीज लैंड पे एक लॉ है दैट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज सच चिल्ड्रन एज सिटीजन। कौन से चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन पेरेंटलेस हो। दस अर्लियर द चाइल्ड वॉज पेरेंटलेस, अब वो स्टेटलेस भी हो गया। तो ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल केस बना था। और एक केस बना था फ्रॉम थाईलैंड। एन ऑस्ट्रेलियन कपल अबंडन्ड ए चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम और एंड टुक द कस्टडी ऑफ हेल्दी चाइल्ड। अब देखो ये बात भी है, अब अगर एक बच्चा पैदा होता है आउट ऑफ दिस सरोगेसी जो कि मेंटली अनफिट हो या उसमें कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, डाउन सिंड्रोम हो या कोई और सिंड्रोम हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें कपल बाद में डिनाई करते थे ऐसे बच्चों को, और वो हमेशा चाहते थे कि हमें हेल्दी बच्चा मिले। तो ये भी एक रीज़न था कि हमें ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट को बाद में क्यों लाना पड़ा। ऐसे ही आपको ये भी पता है कि इंडिया थाईलैंड के साथ साथ सरोगेसी हब माना जाता है वर्ल्ड का, बिकॉज इंडिया में और दिस थाईलैंड में देयर इज़ नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और इसके बाद और भी एक चीज़ है, हमारे इंडिया में भी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है जो कि एक मेन कारण है ऐसे सरोगेट मदर्स को कमर्शियल सरोगेसी में इन्वॉल्व करने का। तो यहाँ तक ये रीजंस थे कि वाई दिस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 वाज ब्रॉट अप एंड, और इसके अब क्या प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सरोगेसी बोर्ड्स एट नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल्स टू इंश्योर इफेक्टिव रेगुलेशन। अर्लियर कोई सरोगेसी बोर्ड्स नहीं थे, अब ये बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सरोगेसी बोर्ड्स एट स्टेट लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल। अब उसके बाद this surrogacy regulation act is only and only allowing altruistic surrogacy with the intending infertile Indian married couple between the age 23 to 50 years for females, 26 to 55 years for males. Only Indian couples can opt for surrogacy in the country. और एक बात जो कि मैंडेटरी है फॉर द कपल टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड ऑल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बिफोर गोइंग अहेड विद सरोगेसी। अब सरोगेसी बोर्ड डिसाइड करेंगे ये सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि इस कपल को जो विच इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर ए सरोगेट मदर, उस कपल को ये दोनों सर्टिफिकेट्स का हासिल करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी है। सो इंटेंडिंग कपल्स शुड नॉट अबंडन द चाइल्ड। अब ये जो कपल है ये अबंडन नहीं कर सकते ऐसे किसी भी चाइल्ड को जो जिसको उन्होंने कमीशन किया अंडर एनी कंडीशन, चाहे उसमें कोई डिसऑर्डर हो या ना हो या कोई भी और रीज़न हो, उन वो लीगली दे आर लीगली बाउंड नाउ टू bear this child after the child is born. Now the newborn child shall be entitled to all the rights and privileges that are available to a natural child. इतना तो आपको समझ आ गया। And regulation and the functioning of surrogacy clinics is to be registered by the appropriate authority in order to take surrogacy or its related procedures. अब देखो, there has to be regulation of the functioning of these surrogacy clinics. सरोगेसी क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये इलीगल सरोगेसी क्लिनिक्स या आईवीएफ क्लिनिक्स नहीं चलेंगे। अब इसके बाद इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक और बात है, वो है नाउ दिस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 ऑल्सो इज़ टॉकिंग अबाउट द सेफगार्ड्स फॉर सरोगेट मदर्स, और उसमें से एक ये भी है कि उनका इंश्योरेंस कवर 16 वीक्स से बढ़ा के 36 वीक्स करा गया इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर। It also specifies that no sex selection can be done when it comes to surrogacy. इतना ही नहीं, it has clearly denounced sex selection when it comes to surrogacy. So ऐसा नहीं है कि आप बोलो surrogacy में कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए लड़का चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता as according to this Surrogacy Act 2020. अब देखो there are some penal provisions जिसमें ऐसा हो सकता है if there is any violation of the provisions there could be the penalty of 10 lakh rupees and imprisonment for about 10 years. ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।